हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले वीडियो में बताया है अधिशोषण, एडजर्प्शन, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ एडजर्प्शन, अधिशोषण की क्रियाविधि। मतलब ये जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने चौक चलाया और इस पे चिपका, इसी को अधिशोषण कहते हैं ना। तो आखिर इस पे चिपका क्यों? कोई गोंद तो लगाया नहीं हमने, कोई भारी ऐसी चीज तो डाला नहीं जो इस पे जाके चिपका दे। तो आखिर वो कौन सा ऐसा फोर्स है जिसको खींच लिया और खींचे रहा है वहीं पर। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी खींचा रहा होगा, लेकिन देखिए पीछे से गिर गई है तो ये उतनी ताकत से नहीं खींचा पाया, लेकिन इसी में से जब एक छोटा सा कण निकल रहा है तो इस पे जाके वो चिपका गया। तो यहाँ पर वो चिपका हुआ है, कौन से बल से चिपका हुआ है, यही हमें जानना है। तो टॉपिक बनाइए मैकेनिज्म ऑफ एडजर्प्शन। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजर्प्शन को जानने के लिए अब इस फिगर पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने पानी लिया। यह है पानी H2, और हम एक और दूसरा यहां पर एक कोई हम सॉलिड लेते हैं, ये कोई ठोस वाला ठोस है। अगर मैं कह रहा हूं कि पानी है तो द्रव है ना, तो द्रव और सॉलिड दो चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आइए मैकेनिज्म समझना, हमें याद रखिए कि अधिशोषण कैसे होता है, ये कण आके कैसे इसमें चिपका हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए ये तो पूरा द्रव के अणु है, एक अणु कल्पना करते हैं कि यहाँ है, हालांकि पूरा अणु ही अणु है ये, लेकिन एक अणु यहाँ ऐसा मानते हैं। तो इस अणु पर इसके बगल वाला अणु बल लगा रहा होगा, इस अणु पर इसके बगल वाले अणु बल लगा रहे होंगे, ऊपर भी यहाँ पर भी लगा रहे होंगे और यहाँ पर भी लगा रहे होंगे। इसका मतलब हुआ कि ये फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगा, ये फोर्स इससे बैलेंस होगा और ये फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इस अणु पर नेट फोर्स कितना हुआ? आपका प्यारा सा खूबसूरत सा जवाब होगा नेट फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स 0, फोर्स तो बैलेंस हो गया चारों तरफ से, तो इक्वल फोर्स। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, चारों तरफ से अगर एक कोई वस्तु ले, मान के यही है, ये अच्छा इस लकड़ी को लेते हैं, सोचो कि जितना बल से इधर खींचो उतनी बल से इधर खींचो तो कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यह तो रिजल्टेंट 0 हो गया ना। तो यही स्थिति है, एक अणु है यहाँ पे, मान लीजिए एक इधर बल लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, तो कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से इस पर नेट फोर्स 0 हो गया, और उस अवस्था में तब आप कहेंगे कि इसका जो एनर्जी है वो क्या हो गया? तो कम हो गया, बहुत ही कम होगा, लो एनर्जी होगा, लो एनर्जी। अब आइए एक अणु स्टूडेंट समझते हैं कि यहां है, कल्पना करिए कि एक अणु यहां सबसे टॉप पर, ऊपरी लेवल पर, तो इस अणु पर इधर बल लगेगा क्योंकि इधर तो जल के अणु है ना, इधर बल लगेगा, इधर भी है, नीचे लगेगा क्योंकि नीचे भी पानी है, लेकिन ऊपर लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर जल ही मौजूद नहीं है। तो अब आइए क्या होता है जब देखा जाए, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा, लेकिन इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए तो ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, तो यह नेट फोर्स लगेगा। क्या ये इक्वल टू 0 होगा? तो जवाब होगा नहीं, नेट फोर्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। और उस परिस्थिति में इसका जो एनर्जी होगा लो नहीं होगा, हाई एनर्जी होगा, क्योंकि तो तनाव फील करेगा ना, टेंशन में रहेगा, हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी। आइए जरा उसी तरह से यहां सोचिए, एक मॉलिक्यूल्स यहां है, इधर फोर्स लगा। अब ध्यान, अब क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। अगर कोई एक मॉलिक्यूल कल्पना करेंगे, हाँ बिल्कुल सतह पर, तो इधर फोर्स लग सकता है, इधर लगेगा, नीचे लगेगा, ये तो कैंसिल होगा, लेकिन नीचे वाला कैंसिल नहीं होगा, तो नेट फोर्स होगा
नॉट इक्वल टू 0, आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स किधर होगा, तो अंदर की ओर, अंदर की तरफ लगेगा ना, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की तरफ। और यहाँ का एनर्जी क्या होगा, हाई होगा, हाई एनर्जी होगा मॉलिक्यूल का। आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन, जब ये फोर्स लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो अंदर की ओर, इनवर्ड उसको कहते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की दिशा में। अब जरा इसको समझते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं उसी चीज को। आपने ये मान लिया और ये कह रहे हैं कि जो सतह के अणु हैं, इन सभी अणु पे एक नीचे की तरफ बल लग रहा है। सभी तो मॉलिक्यूल से ना, एक पर थोड़ी ना लगेगा, अगर ये बल लगेगा तो सब पे लगेगा। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जल का सतह हमेशा जो होता है कर्व होता है, हमेशा। आप याद रखिए, किसी गिलास में पानी रखिएगा तो देखिए हमेशा वो कर्व रहेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ रहेगा। अब सोचिए कि कोई एक बाहरी कण उड़ता हुआ यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ अंदर की तरफ एक बल काज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा और यहाँ पर ये चिपका देगा इसको। क्यों चिपकाएगा, आप समझ पा रहे हैं क्यों चिपकाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ बल लगा। तो अब जैसे चिपका दिया, मान लीजिए एक और कण चिपक गया, तो अब इसके चिपकने से क्या हुआ कि बल यहाँ संतुलित होने लगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा, यहाँ तो इधर लग ही रहा था, इधर लग ही रहा था, तो संतुलित। तो वास्तव में ये जो टेंशन में है, तनाव में है, सतह के कण कौन सी में है, तनाव में है। तो जैसे ही सतह से कोई पदार्थ गुजरता है, धूल कण या कोई भी चीज गुजरता है, उसको खींच लेते हैं और खींच के चिपका लेते हैं अपने बगल में, जिससे इनका तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये खींच लेने से क्या हो गया, तो ये तनाव रहित हो गया, टेंशन फ्री हो गया, टेंशन फ्री। और यही जो टेंशन, जो तनाव है, ऊर्जा के रूप में निकलता है। अभी आपको बता रहे हैं कि ये ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ दो बातें समझ में आई, किसी भी पदार्थ के अंदर के घटक कण, अंदर के कण और सतह के कण की स्थिति अलग अलग होती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, किसी पदार्थ के अंदर के कण एवं सतह के कण की स्थिति में अंतर होता है। दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, याद रखना है। क्या अंतर है, तो सतह के अंदर के कण जो होते हैं उसमें नेट फोर्स शून्य होता है, जब सतह के अंदर के, जबकि सतह वाले पर नेट फोर्स शून्य नहीं होता। तो क्या लिखेंगे कि सतह के अंदर के कण पर नेट फोर्स 0 होता है, 0 होता है, जबकि सतह के जो होते हैं उस पर नेट फोर्स अंदर की तरफ होता है, जबकि जो कण सतह पर होता है उस पर नेट फोर्स अंदर की ओर लगता है। इतनी सी बात में फिलहाल आपको समझना है कि इसी में आंसर छुपा हुआ है, क्या डिसोशन क्यों हो रहा है। यहाँ पर नेट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो जैसे ही यहाँ सतह से कहीं से उड़ता हुआ कोई कण आया तो उसे खींच करके यहाँ पर चिपका लिया। पता नहीं अभी भी आपको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्यों चिपका लिया। आप ऐसे समझिए कि
आप कहीं पे बैठे हुए हैं और इधर से कोई इस साइड से प्रेशर डाल रहा है, आपको धक्का दे रहा है, आप इधर गिर रहे हैं कुर्सी से, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी कुर्सी के बगल में कोई आगे खड़ा हो जाए, ताकि अब क्या करेगा वो आपको प्रेशर देना, आप जब इधर से धक्का पड़ेगा तो वो क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पे जो कण है ना, यहाँ पर कण पर एक अंदर की तरफ बल लग रहा है लगातार, ये तो ये तनाव में है, ये चाहता है कि टेंशन फ्री हो जाए, तनाव फ्री हो जाए, तो तनाव तो तब होगा कि जब ऊपर इधर भी बल लगे। तो जैसे ही कोई यहाँ से कण उड़ता हुआ गुजरेगा तो उसे खींच के चिपका लेगा। अब इसे हुआ क्या, तो देखिए इस पर किधर बल लग रहा था, इधर लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था, अब ऊपर भी बल लगने लगा, बस ये नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या हो गया, जीरो हो गया, और एक तरह से टेंशन फ्री हो जाता है। तो याद रखना है कि सतह के कण और सतह के अंदर के कण की स्थिति में अंतर है। जो सतह पे कण है मौजूद है वो टेंशन में रहते हैं, सतह के अंदर के कण टेंशन फ्री रहते हैं। क्या करते हैं, सतह के कण बाहर से गुजरने वाले कण को खींच के अपने सतह पर चिपका लेते हैं, जिससे वो भी क्या हो सके, टेंशन फ्री हो जाए। एक लाइन और लिखना चाहेंगे और मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, सतह के कण जब भी सतह के कण के करीब से कोई गुजरता है तो उसे खींचकर चिपका लेते हैं, खींचकर अपने ऊपर चिपका लेते हैं। और स्वयं तनाव रहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखा, और वो ये है कि ये जो बोर्ड है मैं साफ करके भी छोड़ के चला जाऊंगा तो गंदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे इसके आसपास कोई धूल कण उड़ेगा, डस्ट उड़ेगा, तो बोर्ड का सतह खींच लेगा, उस पर चिपका लेगा। तो याद रखिएगा, आपका त्वचा जो गंदा हो रहा है ना, आसपास के धूल कण जो उड़ रहे हैं उसको खींच ले रहा है, अब तब चिपका दे रहा है। इसलिए क्योंकि सतह पर जो है आपके यहाँ पर जो एक अंदर की तरफ बल लग रहा है, अब वो बल चाहता है कि क्या हो जाए, तनाव रहित हो जाए, क्योंकि उस सतह के कण तनाव में है, और वो तनाव रहित तब होगा जब वो बाहर से कोई कण आकर के चिपक जाएगा, तब होगा। तो ये है आपके मैकेनिज्म, इसको समझना है हम लोग को, इसे नोट करिए और फिर बात करते हैं कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। आइए स्टूडेंट्स, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है या ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। तो इसके ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी होने को जानने से पहले देखिए, हमारे पास ये लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, हमने क्या किया, इसको यहां से गिरा दिया। मुझे यकीन है कि आपको साउंड मिला होगा। फिर से इस लकड़ी को मैं उठाना, ये साउंड कहां से आया, मैं अगर आपसे पूछूं, हमने तो इसको साउंड ओपन किया नहीं, तो आप कहेंगे कि सर क्या हुआ कि जब ये नीचे लकड़ी गिर रहा था तो इस लकड़ी में ऊपर से वेग है, वेग है, गति है, और जब गति जमीन पे जब टकराया तो गति तो रुक गई, तो अब गतिज ऊर्जा जो है किस रूप में निकल गया, ध्वनि ऊर्जा के रूप में बदल गया। मेरी बात समझ रहे हैं, जब ये ऊपर से गिर रहा है ये, तो इसमें तो गति है, तो गति की वजह से गतिज ऊर्जा हुई, तो जब टकरा गया तो क्या गति नहीं है, नहीं, जमीन से जब टकराया ये सतह से तो ये स्थिर हो गया, तो आखिर इसकी गतिज ऊर्जा गई कहां, तो इसकी गतिज ऊर्जा ध्वनि के रूप में निकली। अगर इतना बात समझ रहे हैं तो आइए, मुझे पक्का यकीन है कि ये समझ लेंगे। यह एक वस्तु है, कोई एक कण जो है यहां से मान लीजिए उड़ते उड़ते आ रहा है, उड़ते उड़ते आया और यहां पर चिपक गया, ठीक है। तो जब ये उड़ रहा था तो बताइए इसमें गतिज ऊर्जा था कि नहीं, काइनेटिक जो है एनर्जी, आपको पता 1/2 mv² तो था इसमें,
क्या अब बताइए, क्या ये गति कर रहेगा कण? बिल्कुल नहीं, ये तो स्थिर हो गया ना, ये तो स्थिर हो गया। तो जब यहां से गतिज ऊर्जा जब ये टकराया आकर यहां से चिपका, तो ये निकल गया किस रूप में? एनर्जी के रूप में। और यहां से उत्पन्न हुआ केवल एनर्जी, ये ऊर्जा उत्पन्न हो गया। गतिज ऊर्जा जो था इसका वो बदल के किसमें? तो एनर्जी के रूप में, ऊष्मा के रूप में बदल गया। आप इसको कहिए यहां पर एनर्जी किस रूप में? तो ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में। तो गतिज ऊर्जा किसमें बदल गया? हीट के रूप में बदल गया। तो इसका क्या मतलब निकालते हैं कि अधिशोषण एक क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हुआ ना। अर्थात स्टूडेंट समझ रहे हो क्यों अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत इजी है। कोई कण जो है गति करता हुआ आया, चिपक गया। तो चिपकने के बाद इससे गति समाप्त हुआ ना, तो क्या वो गति, आप जानते हैं इनर्शियल लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा तो कभी नष्ट नहीं होता। तो वही ऊर्जा ना निकल गया ऊष्मा के रूप में। जब ये हमने गिराया था तो आपको ध्वनि कहां से आया था? इसकी गतिज ऊर्जा बदल गई ध्वनि ऊर्जा में। तो यहां पर जो है गतिज ऊर्जा बदल जाती है किसमें? ऊष्मा के रूप में। और इस तरह से आप कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो गई। इसका मतलब हुआ, इसलिए लिख सकते हैं डेल्टा एच ए डी एच ओ आर पी एब्जॉर्प्शन नेगेटिव। किसी भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप कह सकते हैं कि अधिशोषण की ऊष्मा ऋणात्मक होती है। बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के लिए। अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। याद रहेगा, अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होगा। अब एक शब्द है एंथैल्पी, सॉरी ये हो गया एंथैल्पी, हो गया एंथैल्पी ऋणात्मक हो गया। अब आते हैं हम लोग एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी को हम लोग डेल्टा एच से सूचित करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चेंज इन एंट्रोपी हो गया, एच माने होता है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ये 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। क्या है एंट्रोपी? आप एक लाइन में समझ लेंगे। देखिए हमारे पास ये, इसे हम बोर्ड में डालते हैं, इसमें धूल कण, इसका बोर्ड का डस्ट लगा हुआ है। तो ये डस्ट इसमें है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसको ऐसे झाड़ दिया। मुझे कि नहीं क्या कोई डस्ट दिख रहा होगा। अब ये बताइए कि जब इसमें ये डस्ट था तो उसके तुलना में जब इसमें से झाड़ के निकाल दिए तो उसकी डस्ट की गति जो है बढ़ गई कि घट गई? उसकी गति बढ़ गई, वो गति करने लगा। हम लोग कहते हैं इसी को जो बिखराव हुआ, इसमें का जो डस्ट था ये जब बिखरा, उसी बिखराव की माप को हम लोग एंट्रोपी करते हैं। तो कोई भी चीज सिस्टम जो होते हैं उसके जो बिखराव की जो माप है, अगर इसको आप एक छोटे से कण में आप अगर इसको तोड़ देते हैं तो ये कण बिखर गए, तो ये एंट्रोपी का मतलब बढ़ गया। अगर समेट ले इसको उल्टा करें, समेट एक कर में एंट्रोपी क्या हो गया? घट गया। अब बताइए कि धूल कण जब आके इसके सतह पे चिपक रहे हैं, जब यहां पर आके चिपक गया तो उसका एंट्रोपी बढ़ा कि घटा? जाहिर सा बिखराव घट गया। बिखराव घटना माने एंट्रोपी घटना। तो ये सतह पे आके चिपक जा रहा है, इसलिए एंट्रोपी घट जा रहा है। तो आप कहते हैं यहां पर कि अधिशोषण का जो एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी, वो भी नेगेटिव होता है क्योंकि घट जाता है। अधिशोषण के क्रम में अणुओं का
एंट्रोपी घटता है। अर्थात डेल्टा एस एडजर्वेशन ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव हो रहा है? क्योंकि अणुओं का जो गतिशीलता है वो घट जाती है, क्योंकि अणुओं की गतिशीलता घट जाती है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अधिशोषण के लिए इंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है, अधिशोषण के लिए एंट्रोपी का मान भी जो होता है वो नेगेटिव होता है। एक शब्द है गिब्स ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी को ये है, देखिए जी, इसको आप कर सकते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी की करें, फिर लगाना कोई जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं एनर्जी। इसके लिए जो सूत्र है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस। 11th क्लास में सूत्र मिला था। तो अब देखिए, ये जो अधिशोषण के लिए ये सूत्र होगा, तो याद ये रखना है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी क्या होता है, तो डेल्टा जी भी उसके लिए नेगेटिव होता है। अधिशोषण के लिए चेंज इन गिब्स जो एनर्जी है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। एकदम याद रखना, कंफर्म। के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स 3 बातें सीखा। चेंज इन इंथैल्पी अधिशोषण के लिए नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी भी अधिशोषण के लिए नेगेटिव, और जो गिब्स एनर्जी है, चेंज इन गिब्स एनर्जी है, वो भी अधिशोषण के लिए क्या होता है, नेगेटिव है। तो ये टॉपिक था हम लोग का अधिशोषण की क्रियाविधि। अब है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।